बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह की दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज तीन अहम ख़बरों के साथ हाज़िर हुई हूँ जो कि लेटेस्ट न्यूज़ हैं। बहुत मुमकिन है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी इन ख़बरों के बारे में मालूम हो, लेकिन मैंने ये सोचा कि हो सकता है कुछ मेरे व्यूवर्स जो देखने वाले हैं उनको इन ख़बरों के बारे में इल्म ना हो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं तीन, जिनके बारे में मैं आज बात करना चाह रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि पूरी दुनिया में आप लोगों को पता ही है कि करोना वायरस जो है उसने अपनी क़यामत ख़ेज़ियाँ ढाई हुई हैं। ख़ुसूसन अगर आप भारत की तरफ देखते हैं, इंडिया में, तो वहाँ ख़तरनाक हद तक ये वायरस फैल चुका है और लातादाद जो हैं वो अमवात हो चुकी हैं। अल्लाह तमाम दुनिया के इंसानियत पे सबसे पहले रहम करे, उसके बाद मुसलमानों पे ख़ुसूसन रहम फरमाए अपना। तो बिल्कुल उसी तरह उन्हीं प्रॉब्लम को देखते हुए यहाँ कनाडा में भी एक दिन पहले अनाउंस हो गया है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों की फ़्लाइट जो हैं वो 30 डेज़ के लिए बैन कर दी गई हैं। यानी टोटल कोई भी फ़्लाइट ना यहाँ से जा सकती है, इंडिया और पाकिस्तान, ना या वहाँ से कोई फ़्लाइट यहाँ आ सकती है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि ज़्यादातर जो इंडिया और पाकिस्तान की फ़्लाइट्स आती हैं उनका फ़र्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो टोरंटो या फिर वैंकूवर होता है। और जो भी जहाज़ वहाँ से पिछले दिनों में आ रहे थे उनमें 50 to 60% पीपल्स जो थे, स्पेशली वैंकूवर में, क्योंकि वैंकूवर में इंडियन बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ उनकी जो है वो करोना पॉजिटिव आ रहे थे मोर देन 50%। और उन 50% के साथ साथ जो आजकल लेटेस्ट दो वेरिएंट चल रहे हैं, जो वेरिएशंस हैं डिफरेंट करोना वायरस की, वो उनमें मौजूद थी। और वो जो है स्प्रेड होने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस थे, क्योंकि लोग, जैसा कि पूरी दुनिया में आपने देखा है कि प्रिकॉशंस नहीं करते हैं, एहतियात नहीं कर रहे हैं, सोशल गैदरिंग हो रही है। यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह, ख़ुसूसन टोरंटो में कोई त्यौहार हो कुछ हो, अब क्योंकि अज़ीज़ रिश्तेदारी, इतने जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो घर में ही इतने लोग होते हैं, तो यहाँ सब ये चल रहा था, तो उन्होंने कम्प्लीटली बैन कर दिया है प्रोवेंस टू प्रोवेंस। लेकिन जो अहम ख़बर है वो ये कि जहाज़ जो है, कोई भी एयर ट्रैवलर जो है वो, अब कोई भी फ़्लाइट नहीं आ सकती। तो उसको ही देखते हुए जो है वो बहुत ज़्यादा रूमर्स गर्दिश कर रही हैं कि बहुत जल्द जो है मुमकिन है कि तुर्की और पाकिस्तान के लिए भी जो है वो फ़्लाइट्स जो हैं वो मोर रिस्ट्रिक्टेड कर दी जाए, या फिर उन पे पाबंदी लग सकती है कुछ अरसे के लिए, 2 वीक्स और 30 डेज़। तो आप लोग जो भी अपना प्रोग्राम बनाएं, जो कुछ दुनिया में हो रहा है, क्योंकि एक पार्ट दुनिया के किसी एक हिस्से में कोई चीज़ अमल में आती है तो उसका असर दुनिया के दूसरे ममालिक पे भी ज़रूर पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का तो अभी ऐसा बुरा हाल नहीं हुआ है, लेकिन आई डोंट नो कि क्यों इंडिया और पाकिस्तान को साथ साथ जोड़ा जाता है। तो बहुत मुमकिन है कि ये हॉट जोन्स में आ जाए, रेड जोन्स में आ जाए, और इनका ट्रैवलर जो हैं वो आने और जाने के लिए परेशानी हो। तो बहुत सोच समझ के सफ़र कीजिएगा। ऐसा ना हो कि यहाँ से आप इस्तांबुल से आप पाकिस्तान जाएं और फिर वहाँ महीनों के लिए आप फंस जाएं, या फिर ये कि वहाँ से अगर तुर्की आप आएँ, आपका वीज़ा है, आप कहते हैं चलिए जी हम आ जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि फिर आप यहाँ स्टक होकर रह जाएँ और वापस आपके लिए जाना मुश्किल हो। तो थोड़ा सा अपना प्रोग्राम जो है वो जिस वक्त आप बनाएं तो उसको बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि कर्फ्यू तो हर जगह जो है वो अब 4 दिन का 82 आवर्स का तुर्की में भी लगना शुरू हो गया है। जुमेरात से कर्फ्यू स्टार्ट होता है और पीर के दिन सुबह सहरी के बाद तक जो है वो कर्फ्यू, सुबह 5 बजे कर्फ्यू ख़त्म हो रहा है। 5-6 बजे शाम को रोज़ाना जो है वो दुकानें और सब चीज़ें बंद हो जाती हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, बहुत ज़्यादा पाबंदी है। तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की में बहुत ज़्यादा लोग ख़याल करते हैं, बहुत कॉन्शियस हैं, 2-2 मास्क पहनते हैं। किसी भी दुकान पे आप चले जाएं, वहाँ पर आपको सैनिटाइज़र्स बॉटल्स हर थोड़ी दूर पे रखी हुई नज़र आएंगी, सड़क पे नज़र आएंगे, बड़े बड़े ड्रम हैं, उनमें स्प्रेज लगे हुए हैं, आप चलते फिरते अपने हाथ साफ़ करते रहें। तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो वहाँ पर तो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये कि अगर वायरस एक दफ़ा आ जाए तो उसको फैलने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक तो मुझे थोड़ा सा आपको ये कनाडा के हवाले से भी बताना था, और जो दुनिया में हालात हैं और जो पाकिस्तान और इंडिया की पिक्चर बन रही है पूरी दुनिया में, उस हवाले से भी बात करनी थी। अच्छा, दूसरी ख़बर मेरे पास जो थी वो आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पहले से भी पता होगी कि बिटकॉइन डिजिटल करेंसी जिसको हम कहते हैं, बहुत सारे लोग इससे फेमिलियर नहीं हैं,
मानूस नहीं है, मुझे भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन आजकल जो हमारा वॉलेट होता है, हमारा बटवा जो है, उस बटवे में हम जहाँ नोट रखते हैं, जहाँ काट सकते हैं, अब वहाँ पर डिजिटल करेंसी का ज़माना आ गया है। और वो करेंसी ऐसी है कि वो सिर्फ़ आपको इलेक्ट्रॉनिकली आप कहीं, उसका बैंक होता है और वो वहाँ से आप उससे ख़रीदारी भी कर सकते हैं, पेमेंट्स भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ क्रेडिट कार्ड। तो वो एक पूरा एक डिजिटल करेंसी है। तो पाकिस्तान में तो हमारे पास इजाज़त नहीं है क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करने के लिए, पाबंदी है वहाँ। अभी ये वहाँ पर अलाउ गवर्नमेंट की सतह पे नहीं हुआ। इलीगल कोई कर रहा हो तो बात अलग है। लेकिन काफ़ी लोग जो पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं और जो इंटरेस्टेड हैं इस मेथड ऑफ पेमेंट को यूज़ करने के लिए, और इंटरेस्टेड हैं क्योंकि उन्होंने बिटकॉइंस ख़रीदी हुई हैं, डिजिटल करेंसी ख़रीदी हुई है, क्रिप्टो करेंसी ख़रीदी हुई, और उसी को वो आगे अपने बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उनमें से बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो तुर्की मूव हो रही है फॉर अ बिज़नेस वीज़ा और इन्वेस्टर के, कि जी हम अपने ऑनलाइन अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो हमारी पेमेंट आने जाने के लिए आसानी होगी, क्योंकि वहाँ पर इसके ऊपर पाबंदी अब तक नहीं थी। लेकिन अब पिछले हफ्ते इन्होंने, तुर्की ने जो है वो, क्योंकि उनकी करेंसी बहुत ज़्यादा नीचे जा रही थी, लीरा जो डीवैल्यू हो रहा था, और जो क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, वो बहुत ज़्यादा आगे जा रही थी हर कारोबार के लिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं फेडेक्स है, अमेज़ॉन है, एक्सपीडिया है, बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं, मशहूर होटल्स हैं, मशहूर एयरलाइंस हैं जो कि डिजिटल करेंसी में पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रही थी। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मुझे टिकट ख़रीदना है तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं कैश पेमेंट करूं या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूं, बल्कि मैं क्रिप्टो करेंसी से भी पेमेंट कर सकती हूं। तो वो एक देख रहे थे, लेकिन उसका अभी तक कोई प्रॉपर लॉ, प्रॉपर सिस्टम नहीं बना है कि चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट की तरफ से हो सके कि कौन सा पैसा वाइट था, कितना हमारे मुल्क में आया, कितना हमारे मुल्क से गया। तो उस सूरत में क्या हो रहा था, लोग इस बिटकॉइन को यूज़ कर रहे थे और जो दूसरी डिजिटल करेंसी थी और लीरा की वैल्यू जो थी वो डाउन हो रही थी। और इसको देखते हुए बहुत ज़्यादा फ्रॉडेंट जो थे, फ्रॉड पीपल्स जो थे वो मार्केट में आ गए थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा डिजिटल करेंसी को जो है वो मिसयूज़ करना शुरू कर दिया था। फ्रॉड्स आ गए थे, लोगों को तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट्स देते थे, और उन एडवर्टाइजमेंट से जो है वो उनको उनके पैसे जो हैं वो लेके भाग रहे थे। अभी एक दिन पहले भी जो है वो, अगर आप न्यूज़ देखें, डेली सबा इनका तुर्की का न्यूज़ पेपर और न्यूज़ चैनल है, उस पर आप चेक करें तो इन्होंने बहुत बड़ा एक रेट पूरे तुर्की में जो ऑल ओवर जो गैंग था इसको कैप्चर किया है, कि जो कि मिसयूज़ कर रहा था लोगों को और उनकी रकम लेके भाग रहा था। तो उनको सबको पकड़ा है, काफ़ी लोगों को। तो 30 अप्रैल से जो है वो टर्किश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है कि आप ये नहीं कि आप डिजिटल वॉलेट अपना नहीं रख सकते, यानी आप अकाउंट रख सकते हैं, ज़रूर रखें, उस पर पाबंदी नहीं है, लेकिन किसी भी किस्म की पेमेंट या सर्विसेज, फ़र्ज़ कीजिए आप ऑनलाइन कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप वेबसाइट बना रहे हैं, किसी का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, कोई भी सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपकी पेमेंट जो है वो डिजिटल करेंसी में नहीं आ सकती है। तो ये वहाँ बैन कर दिया गया है। तो ये भी एक बहुत अहम ख़बर है पाकिस्तानियों के लिए, खुसूसन जो कि वो वहाँ से मूव करना चाह रहे थे और वहाँ पर आके कारोबार करना चाह रहे थे क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए। क्योंकि पिछले हफ्ते जो इनकी कंप्लेंट्स का रेट था, ऑलमोस्ट 86,000 कंप्लेंट्स आई हैं इनको लास्ट मंथ इसके फ़्रॉड के बारे में, कि क्रिप्टो करेंसी का जो बड़े पैमाने पे फ़्रॉड हो रहा था तुर्की में, क्योंकि उस पर चेक बैलेंस नहीं है। और बिटकॉइन, लीरा डाउन जा रहा था, और बिटकॉइन जो डिजिटल करेंसी है, जिसकी एक क्रिप्टो करेंसी जो, उसमें बिटकॉइन की कीमत 111% जो थी वो अब चली गई थी। E3M जो करेंसी है वो 225% अब चली गई थी। तो फिर जब कंप्लेंट्स आई, बैन का अनाउंस हुआ, तो जैसे ही बैन किया है, पाबंद किया है, तो फ़ौरन बिटकॉइन की कीमत जो है वो 4.6 पे आ गई। XRP जो है वो 6% डाउन हो गया। E3M जो है वो 12% पे आ गया। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ऐसी बात नहीं है कि अब इनके इस अमल से देखिए आगे क्या होता है। और तमाम जो बड़ी कंपनीज़ हैं, एप्पल, अमेज़ॉन, एक्सपीडिया, तो अब वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे पेमेंट्स डिजिटल करेंसी में। सिर्फ अगर आपको कोई भी पेमेंट्स करनी है तो वाया तुर्किश बैंक्स
या फिर पोस्टल सर्विसेज जो है वो यूज़ करेंगी, जो हम लोग दूसरे जैसे फ़र्ज़ कीजिए पेपाल है या वेस्टर्न यूनियन है, उसके ज़रिए हम एक्सचेंज करते थे। ये लोग भी एक्सचेंज प्रोवाइडर्स से करेंसी के लिए, उनको भी बंद कर दिया गया, पाबंद कर दिया है, नो मोर यूज़ ऑफ दोज टाइप ऑफ द कंपनीज़। सो ये सब बहुत एक अहम ख़बर थी, तो मैंने कहा ये भी थोड़ा सा बता दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग, जैसे मैंने पहले कहा, सिर्फ इस पर्पस के लिए तुर्की आ रहे थे कि वहाँ से उनको यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ और दूसरी कंट्रीज़ के साथ क्रिप्टो करेंसी में कारोबार करना आसान था। तो ये उन लोगों को एक रिमाइंडर है कि जी 30 अप्रैल से पूरा फुल इम्प्लीमेंट हो जाएगा इस चीज़ का। और तीसरी अहम ख़बर जो मैं आप लोगों को देना चाह रही थी, उसको मैं श्योर ख़बर तो नहीं कह सकती, क्योंकि ना मैं उसको रूमर कह सकती हूँ, क्योंकि रूमर्स जो हैं, अफवाहें जो हैं, वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। ये ख़बर ऐसी है कि जो काफ़ी लोगों से मैंने सुनी है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स जो हैं, जो रिलेटर्स हैं, और जो बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं सालों से तुर्की में, तुर्किश कंपनीज़ हैं, तो उन सब की तरफ से ये ख़बर आ रही है कि बहुत जल्द जो एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम तुर्की ने स्टार्ट किया था, जिसमें 2500,000 US डॉलर, 2.5 लाख US डॉलर से जो आप लोगों को, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तुर्की में प्रॉपर्टी में, रियल इस्टेट में, तो आपको वहाँ का सिटीज़नशिप और पासपोर्ट मिल जाता है। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में मुकम्मल तौर पे बताया है, किस किस तरह से, कौन कौन तरह से आप सिटीज़नशिप और पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी नज़र से ये नहीं गुजरा है तो कोशिश कीजिएगा कि इन वीडियोस को भी देख लीजिए। तो वो जो स्कीम है, क्योंकि जो अब आपको पता है 2023 में जो है वो इलेक्शन भी होने वाले हैं, और इलेक्शन के साथ साथ जो है वो बहुत ज़्यादा जो अपोजिशन है टर्किश वो गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही है, और बहुत स्ट्रिक्टली इस बात पे क्रिटिसाइज़ कर रही है कि भाई गवर्नमेंट ने ये क्या क्या हमारे मुल्क की जो है वो इतनी सस्ती इसकी वैल्यू लगा दी कि इतने से पैसे कोई दे और उसको पासपोर्ट और शहरियत और सिटीज़नशिप मिल जाएगी। तो ये बिल्कुल हम इसके ख़िलाफ़ हैं और इस प्रोग्राम को आप बंद करें। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जो रूमर्स हैं और न्यूज़ जो हैं, जिसको लोग कह रहे हैं कि जी ये 75 to 80% जो है वो न्यूज़ किसी भी वक्त अनाउंस हो सकती है, जो कि कैबिनेट में लोगों को जो इंटरनल ज़रा क़रीब हैं, जिन्होंने मालूमात की है करीबी ज़राए से, तो उन लोगों की तरफ से ये ख़बर पता चली है कि बहुत जल्द ये स्कीम या तो बंद कर दी जाएगी, कंप्लीट इस जो स्कीम है इसको बंद कर दिया जाएगा, या ये कि ये फिर इनकी रकम जो पहले थी कि 5 लाख US डॉलर आपको देने हैं, या तो फिर वो दोबारा वही हो जाएगी या उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो लोग कह रहे हैं, सुनने में यही आ रहा है कि बहुत जल्द जो है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मे बी मई और जून ये अनाउंसमेंट्स हो जाएंगे कि जो है आपको टोटली, या तो ये बिल्कुल टोटली चेंज कर देंगे सिटीज़नशिप का प्रोसेस, क्योंकि वो कहते हैं कि जी इतने थोड़े से पैसे हैं और वो देकर और लोग आराम से हमारे मुल्क के हमारे शहरी बन जाते हैं, तो ये सही नहीं है। और तो इस चीज़ को भी जहन नशीन करें। अगर आपका इन प्रोसेस है कोई काम, आप ऑलरेडी अपनी रकम ये सोच रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि ईद के बाद करेंगे, तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर वर्कआउट कर लीजिए। जो आपके रियल इस्टेट एजेंट्स हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं या ख़ुद अपने तौर से ले रहे हैं, तो थोड़ा सा आप ये जहन नशीन करें कि ऐसा ना हो कि एकदम से ये आपको शौक़ हो कि ये क्या हो गया। तो इस चीज़ पे भी आप थोड़ी सी रिसर्च करें, और अगर लेना चाह रहे हैं तो ज़रा जल्दी कर लें, क्योंकि आपको पता है टर्किश जो प्रॉपर्टी है उसमें उनका उसूल ये, मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि जैसे जैसे लीरा डाउन होगा घरों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो वैसे भी आपके लिए इस वक्त अच्छा मौका है ख़रीदारी के लिए, लेकिन फिर भी आप जहन नशीन कर लें, ऐसा ना हो कि आप सोचते ही रह जाएं और वो दोबारा ये जो स्कीम है इसको बंद कर दें, और या फिर सिटीज़नशिप ही देना बंद कर दें। वैसे ही उन्होंने जो 2018 और 19 में तो ये रूल निकाल ही दिया था कि दोबारा रिन्यू नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर 1 साल वो दे देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है वो आपको विदाउट एनी रीज़न नहीं देंगे TRC, जो टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट होता है। तो उसके हिसाब से भी मैंने 1-2 वीडियोस पहले बनाई हैं, अगर किसी को उसके मुतालिक मालूमात करनी है तो वो देख सकता है उस वीडियोस को। तो उम्मीद है कि ये 3 ख़बरें जो थीं आप में से कुछ लोगों के काम आ सकती हैं और अवेयरनेस के लिए थी।
और देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे से गुजरें। ईद भी क़रीब आ रही है, मैं कोशिश करती हूँ कि वीकली एक वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँ, ताकि आपका और हमारा राब्ता थोड़ा सा रहे। ये ना हो कि आप भूल जाए 10-15 दिन बाद मैं ऑनलाइन हूँ तो आप कहें जी ये कौन है। तो याददाश्त ज़रा कमज़ोर हो गई है ना, लाइफ बहुत बिज़ी हो गई है। तो अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट्स दीजिएगा। और अगर कोई ख़ास चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, बताइएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवालों के जवाब, कोशिश तो यही करती हूँ जैसे ही कोई मुझसे सवाल पूछता है मैं हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि राइट अवे उसको जवाब दे दूँ। और अगर कुछ ज़्यादा ब्रीफली जवाब देना होता है तो फिर मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो, अब जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो फैमिली, वो सबसे ज़्यादा उनका सवाल ये आता है कि जी आप, क्योंकि आप बहैसियत औरत ये ज़्यादा बेहतर समझ बता सकती हैं कि जी महीने के क्या अखराजात होते हैं एक छोटी फ़ैमिली और एक बड़ी फ़ैमिली के हिसाब से। तो मैं उसके लिए भी पूरा, जितनी मैंने पुरानी रसीदें वो भी निकाल के रखी हुई हैं, अभी लेटेस्ट रसीदें आजकल की जो शॉपिंग है वो भी मैंने पूरी एक जगह की हुई है। अब मैं उसको प्रॉपरली एक जगह कर रही हूँ ताकि वो मैं आपको 10-15 मिनट की वीडियो में सारी चीज़ें बता सकूँ कि किस तरह मंथली बजट आपको सेट करते हैं और क्या हकीकत में कितना पैसा आपको चाहिए। और इसी तरह दूसरा टॉपिक जो है वो टीआरसी के डॉक्यूमेंट्स का है, उसके लिए भी तारीख भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तीसरा अहम टॉपिक, सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने वाला ये है कि किन इलाक़ों में हमें मूव होना चाहिए, किस इलाक़े में हम किराए पे घर लें और कौन सा इलाक़ा बेहतर है फ़ैमिली के लिए। तो इंशाल्लाह ताला ये 3 मेन टॉपिक हैं, इस पे मैं बहुत जल्दी जो है वो वन बाय वन, और कोशिश करूँगी अगर 2 भी बना सकूँ वीडियो, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन एज़ सून एज़ पॉसिबल मिल जाए। तो आप लोगों का वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।